आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर शासकीय जीएमपी महाविद्यालय तखतपुर में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों से सार्वजनिक ऋण एवं वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण के प्रभाव एवं सार्वजनिक ऋण के विमोचन के ऊपर चर्चा करूंगी। हम देखेंगे कि सार्वजनिक ऋण के क्या प्रभाव हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा लिया गया ऋण किस तरह से प्रभावित करता है। किसी देश का सार्वजनिक ऋण उस देश की अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से प्रभावित करता है। सार्वजनिक ऋण अपने में ना तो अच्छा होता है और ना बुरा। सार्वजनिक ऋण का आर्थिक प्रभाव अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे ऋण की प्रकृति, शर्त, रूप, अवधि, ब्याज की दर तथा भुगतान की विधि आदि। सार्वजनिक ऋण में सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इसलिए सार्वजनिक ऋण देश की आर्थिक व्यवस्था को दो प्रकार से प्रभावित करते हैं, ऋण लेते समय, दूसरा है ऋण का उपयोग करते समय। जब सरकार ऋण प्राप्त करती है तब उसका प्रभाव प्रायः करारोपण जैसा होता है, और फिर जब ऋण से प्राप्त राशि का व्यय करती है तब उसका प्रभाव सार्वजनिक व्यय के समान होता है। सार्वजनिक ऋण के प्रभाव के अंतर्गत हम देखेंगे आंतरिक प्रभाव एवं बाह्य प्रभाव। सार्वजनिक ऋण आंतरिक हो या बाहरी एक बोझ माना जाता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव हम देखेंगे। आंतरिक प्रभाव में क्या क्या है। पहला है उपभोग पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का उपभोग पर अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अच्छे प्रभाव के अंतर्गत, अच्छे प्रभाव में सार्वजनिक ऋण के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि हो सकती है। ऐसा तब होता है जब लोग अपनी बचत में से सार्वजनिक ऋण देते हैं। इस ऋण के द्वारा देश में उत्पादन बढ़ता है, उपभोग वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है। इसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। बुरे प्रभाव में इसके विपरीत यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों के लिए किया जाएगा तो इस ऋण को चुकाने के लिए अधिक कर लगाने पड़ेंगे। फलस्वरूप ऋण में धन लगाने के लिए वर्तमान उपभोग में कटौती करना पड़ती है, तो उसका उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सेकंड है उत्पादन पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋणों से वर्तमान व भविष्य का उत्पादन किस प्रकार प्रभावित होता है, इसके लिए हमें सार्वजनिक ऋण का निम्न बातों पर अनुकूल प्रभाव है या प्रतिकूल प्रभाव यह जानना जरूरी है। इसके अंतर्गत पहला है कार्य करने, बचत करने की योजना पर प्रभाव। इस पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। एक, यदि सरकार ऋण से प्राप्त किया हुआ धन ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों पर व्यय करती है जो उत्पादक होती हैं और जिनसे व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है, तो इस प्रकार के ऋणों से व्यक्तियों के कार्य करने, बचत करने तथा विनियोग करने की शक्ति पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यदि इस राशि को ऐसी मदों पर व्यय किया जाता है जिससे निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उनकी कार्य करने की शक्ति अधिक हो जाती है। दूसरा, उत्पादन पर दूसरा प्रभाव उस करारोपण का पड़ता है जो कि ऋण के मूलधन में ब्याज का शोधन करने के लिए लगाए जाते हैं। ऋण से प्राप्त धन को उत्पादन कार्यों में लगाने से मूलधन व ब्याज का शोधन करने के लिए करारोपण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्पादन कार्यों से जो भी लाभ प्राप्त होगा उसी में से इन दोनों का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके विपरीत यदि ऋणों से प्राप्त राशि को उत्पादन कार्यों में लगाया गया है तो मूलधन व ब्याज का शोधन करने के लिए कर लगाना पड़ेगा, जिसमें व्यक्तियों के कार्य तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि ऋणों का मूलधन व ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार उन व्ययों में कमी कर देती है जिससे उत्पादक को प्रोत्साहन मिलता है, तो भी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण व्यक्तियों के लिए विनियोग के सबसे उत्तम और सुरक्षित अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें व्यक्तियों में बचत करने की इच्छा जागृत होती है तथा बढ़ती है। परंतु सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण से कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ऋण का मूलधन, ब्याज व शोधन करने के लिए सरकार कर लगाती है तो इस करारोपण से व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा कम हो जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाने से व्यक्तियों को निरंतर आय प्राप्त होने लगती है, जिससे उनकी काम करने की इच्छा कम हो जाती है। तीसरा इसके अंतर्गत है साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। जब सरकार ऋण लेती है तब वह ऋण से प्राप्त धन को प्रायः ऐसे उपयोगों में लगाती है जिसमें व्यक्ति धन नहीं लगाते, जिसमें व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। परंतु जब साधनों का उपयोग अनुत्पादक कार्यों
अथवा युद्ध संचालन के लिए होता है, तो इस प्रकार के हस्तांतरण से उत्पादक हतोत्साहित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक ऋण से वर्तमान उत्पादक हतोत्साहित होता है और भविष्य में उत्पादक प्रोत्साहन होता है। तीसरा है वितरण पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का वितरण पर भी दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव। अच्छे प्रभाव में हम देखेंगे कि सार्वजनिक ऋण के वितरण पर अच्छे प्रभाव के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व इस प्रकार से हैं। यदि सार्वजनिक ऋण छोटी बचतों, डाक खानों की बचतों, बैंकों में जमा होने वाली रकम आदि के रूप में लिया जाता है, तो इसका लाभ देश के निर्धन वर्ग को अधिक होगा। यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाएगा, तो इससे देश में निर्धन वर्ग को रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और देश में आय की असमानता कम हो जाएगी। इस ऋण के भुगतान में भी उन्हें भार नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऋणों का भुगतान बढ़े हुए उत्पादन में किया जा सके। बुरे प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि सार्वजनिक ऋण के द्वारा साधारणतः आय के वितरण में असमानता बढ़ेगी। व्यवहारिक जीवन में हम यह देखते हैं कि वर्तमान असमानता के कारण धनी व्यक्ति ही ऋण पत्र खरीदते हैं, परंतु इनके ब्याज व मूलधन के भुगतान के लिए जब कर लगाया जाता है, तब इसका भार पूर्णतः निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है। फलस्वरूप धन की असमानता पहले की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुद्रास्फीति व विस्फीति पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण का मुद्रास्फीति तथा विस्फीति पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए यदि सरकार सार्वजनिक ऋण एकत्रित करती है, तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी तथा मांग कम होगी। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में कमी हो जाएगी। इसके विपरीत यदि देश में विस्फीति की स्थिति है, तो सरकार जनता के ऋण तो वापस कर देने चाहिए, परंतु देश के केंद्रीय बैंक और दूसरे बैंकों से ऋण लेने चाहिए। इससे साख की मात्रा में वृद्धि होगी तथा घाटे की वित्तीय व्यवस्था संभव हो सकेगी। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के व्यय में वृद्धि होगी, रोजगार की मात्रा बढ़ेगी और देश में मंदी की अवस्था को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साधन आवंटन पर प्रभाव। करों के विपरीत सार्वजनिक ऋण का साधन आवंटन पर कम प्रभाव होते हैं। बड़ी सीमा तक सार्वजनिक ऋण व्यापारिक निवेश की गतिविधियों को कम करता है, जबकि निवेश की गिरावट एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न होती है। इस प्रकार साधनों का आवंटन इन इकाइयों की वित्तीय सहायता के ढंग से अधिक प्रभावित नहीं होता। तरलता पर प्रभाव। सार्वजनिक ऋण प्राय बांडों द्वारा प्रदर्शित होता है, जो बहुत ही समझौते योग्य होते हैं। इसलिए बांडों के धारकों के पास उच्च तरलता वाली संपत्ति होती है। ये बांड सरलता से नकदी में परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक ऋण धन के अत्यधिक तरल स्वरूप के लिए उत्तरदायी होता है। अब हम इसके बाह्य प्रभाव देखेंगे कि बाह्य ऋण के क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर। आंतरिक ऋण के प्रकरण में प्राय अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ऋण चुकता करने में और ब्याज के भुगतान में क्रय शक्ति केवल लोगों के एक वर्ग से दूसरे वर्ग के देश में ही स्थानांतरित होती है, परंतु विदेशी ऋणों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। यदि बाह्य ऋणों का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है, तो वे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के संवर्धन के लिए क्षमता बनाने में सहायक होंगे। यदि बाह्य ऋण राष्ट्रीय साधनों के सहायक बनते हैं तथा उनसे निवेश की उच्च दर संभव होती है, तो इनसे कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि इसके उत्पादन बढ़ेगा तथा लोगों का जीवन स्तर में ऊंचा होगा। और इसके विपरीत की स्थिति में अगर ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लिए जाएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त विवरण से यही ज्ञात होता है कि सार्वजनिक ऋण का आर्थिक जीवन, उत्पादन, वितरण, आर्थिक क्रियाओं के स्तर और रोजगार पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इसलिए उधार लेने की अनिवार्यता का निर्णय उसके प्रभावों के आधार पर किया जा सकता है। करारोपण एवं व्यय की भांति सार्वजनिक ऋणों का प्रयोग भी सरकार की आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। सार्वजनिक ऋण का विमोचन। जिस तरह से हमने देखा कि सार्वजनिक ऋण का प्रयोग
सरकार की आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। जब सरकार को अति आवश्यक हो तभी ऋण लेना चाहिए। आइए अब हम जाने कि सरकार ने ऋण तो ले लिया, इसका विमोचन है वापसी कैसे की जाए। पहले हम देखेंगे ऋण विमोचन का क्या अर्थ है। सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान तथा मूलधन का पुनः भुगतान करना ही ऋण विमोचन कहलाता है। ऋण विमोचन की विभिन्न प्रणालियां हैं। पहला है राजस्व में से। प्रायः सरकार अधिशेष बजट द्वारा अपने राजस्व में से ऋण का भुगतान करती है। यह प्रतिवर्ष देय राशि का प्रावधान बजट में कर लेती है। नेक्स्ट है शोधन निधि। इसके अंतर्गत सरकार ऋण का पुनः भुगतान के लिए एक निधि का निर्माण करती है, जिसे शोधन निधि कहा जाता है। सरकार अपने राजस्व में से प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि ऋण की अवधि के लिए इसमें जमा करती है। अवधि समाप्त होने पर पूरे ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। दूसरे प्रकार की शोधन निधि में सरकार अधिशेष राजस्व की कम या अधिक राशि उसमें जमा करती है। एक और तरह की निधि सेवा से संबंधित है। जब सरकार लोगों को कोई विशेष सेवा प्रदान करने के लिए उधार देती है, जैसे कि पुल के लिए, तो यह एक निधि का निर्माण करती है तथा साथ ही कर लगाकर एकत्रित किया गया राजस्व इसमें जमा करती है। परियोजना की समाप्ति पर ऋण का भुगतान इस निधि से कर दिया जाता है। आजकल सरकारें ऐसी निधियों का निर्माण नहीं करती हैं। यदि वे करती भी हैं तो वे इसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर दूसरे उद्देश्यों के लिए करती हैं। नेक्स्ट है लॉटरी प्रणाली। इसमें किसी विशेष अवधि में देय बांडों का भुगतान लॉटरी प्रणाली के आधार पर किया जाता है। जिन बांडों से क्रमांक लॉटरी में निकल आते हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है। शेष का भुगतान अगली लॉटरी तिथि तक स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह की लॉटरी प्रणाली बांड धारकों में अनिश्चितता पैदा करती है। नेक्स्ट है श्रृंखला बांड विमोचन। इस प्रणाली में जब कभी ऋण लिया जाता है तो कुछ बांडों की परिपक्वता विधि उनके क्रमांक के आधार पर देने से पहले निर्धारित कर दी जाती है। अवधि समाप्त होने पर उन्हीं क्रमांक वाले बांडों की अदायगी कर दी जाती है। नेक्स्ट है ऋण परिवर्तन। इस विधि में ऊंची ब्याज दरों वाले ऋण को बाजार में ब्याज दर में गिरावट के समय नए ऋण में परिवर्तन कर दिया जाता है। जब सरकार कम ब्याज दर पर ऋण लेकर पिछले ऋण की परिपक्वता से पहले ही चुकता कर देती है, ऋणदाता अपना धन वापस लेने तथा उसे पुनः देने के लिए मुक्त होता है। नेक्स्ट है पूंजी उगाही। पूंजी उगाही सार्वजनिक ऋण के भुगतान के लिए पूंजी पर लिया जाने वाला एक मुश्त कर है। इसे पूंजीगत परिसंपत्तियों पर युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अथवा आपातकाल में आरोही पैमाने पर लगाया जाता है। जब ऋण का भार अधिक बढ़ जाता है तब इसको लगाया जाता है। इसमें निम्न तर्क दिए गए पूंजी उगाही कर लगाने के संबंध में। पहला है युद्ध के दौरान सरकार द्वारा खर्च किए ऋण का तुरंत भुगतान किया जा सकता है। दूसरा है गरीबों पर बोझ नहीं पड़ता इसका। थर्ड है यह उत्पादकों, व्यवसायियों तथा सटोरियों पर लगाया जाता है जो युद्ध के दौरान बहुत अधिक कमाते हैं। फोर्थ है उच्च आय वर्ग प्राय बांड धारक होते हैं, अतः उन पर पूंजी कर का बोझ नहीं पड़ता। उन्हें ऋण शोधन के रूप में लगभग उतनी ही राशि पुनः मिल जाती है जितना उन्होंने पूंजी कर दिया है। नेक्स्ट है ऋण परित्याग। इसमें ऋण को पूरी तरह से रद्द कर देना या इनकार कर देना है। उसमें सरकार ऋण लौटाने से इनकार कर देती है। ऋण शोधन की यह प्रणाली व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इसमें सरकार की साख का प्रश्न होता है। इसमें सरकार का अस्तित्व खतरे में भी पड़ सकता है। यह प्रणाली प्रायः विदेशी ऋणों के मामले में अपनाई जाती है। रूस ने 1917 में इस प्रणाली का उपयोग किया था। थैंक यू।